नमस्कार दोस्तों। आज हम दरअसल आपके साथ एक बहुत ही कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है जीएडी। और जो जीएडी का फुल फॉर्म होता है वो होता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। तो ये जो नाम है वो इस कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को बताने में कुछ हद तक समर्थ है। जैसा कि हम देखते हैं कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि इसमें जो पेशेंट होगा उसके साथ जो एंजाइटी होगी वो हमेशा बरकरार रहेगी। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता। तो यह व्यक्ति हमेशा किसी न किसी प्रकार की चिंता में डूबा हुआ रहता है। ये बहुत ज़्यादा सोचता है और हम अपने आसपास बहुत से लोगों को ऐसा पाते हैं जो बहुत अधिक सोचते हैं। और दूसरी बात, इस पेशेंट की जो दूसरा कैरेक्टर ये होता है कि इसको हमेशा अपने भविष्य से किसी न किसी प्रकार के भय की संभावना सताती रहती है। इन दो लक्षणों से जो पेशेंट होता है वो मूलतः ग्रसित होता है। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि दरअसल इस बीमारी में होता क्या है कि जो हमारा ब्रेन है उसका वह हिस्सा अफेक्टेड होता है जिसके पास हमारे एंगर, फियर और सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करने की पावर होती है, यानी कि जो हमारा एमिगडेला है। अब इसका जो मुख्य लक्षण होता है वो एक्सेसिव वरिंग होता है। अब हम इसके साथ बाकी इसके कुछ अन्य लक्षणों को जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें से जो पहला है वो है लो कंसंट्रेशन का होना। दरअसल इस प्रकार के व्यक्तियों में ये पाया गया है कि अगर वो किसी भी प्रकार का कोई भी काम करते हैं तो वो फिजिकली तो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनका दिमाग कहीं और होता है। वो कुछ न कुछ हमेशा अपने माइंड में सोचते रहते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि वो हर छोटी बड़ी चीज़ पे, अगर हर कोई छोटी बड़ी चीज़ जिस पे घबराने वाली बात है उस पर इनके शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना छूटने लगता है। तीसरा ये होता है कि इनके हाथ में कपकपी देखी जाती है। और जो चौथा लक्षण है वो ये है कि इनके दिमाग में हमेशा अननेसेसरी थॉट्स आते रहते हैं। अननेसेसरी थॉट्स इनके माइंड में कुछ इस प्रकार के आते हैं, जैसे कि ये हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें सोचते हैं जिनके होने की संभावना बिल्कुल नेग्लिजिबल होती हैं, और ये सोच करके उस चीज़ की अपने माइंड में एक लंबी चेन बनाते चले जाते हैं। इनको लगता है कि यदि ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, वैसा हुआ तो फिर क्या होगा। इस तरह कर करके वो एक बहुत लंबी चेन बनाते हैं, और उस प्रकार की सोच का असल जीवन से दूर दूर तक कुछ लेना देना होता नहीं है। तो ये इसके कुछ लक्षण रहे। दरअसल वो व्यक्ति खुद भी इतना अधिक सोचना नहीं चाहता, उसका दिमाग सोच के खुद थक जाता है। जब तक उसको नींद नहीं आती तब तक वो खुद अपने सोचने की शक्ति से परेशान रहता है, लेकिन वो कर भी कुछ नहीं सकता है, क्योंकि इस बीमारी में उस व्यक्ति के अंदर, उसके माइंड में इतनी सारी इम्पल्स जनरेट होती हैं कि वो अपनी इस थिंकिंग की प्रोसेस को रोक ही नहीं पाता है। अब हम अगली बात करते हैं कि इस बीमारी के जो है कि रीजन्स क्या क्या होते हैं, जो कारण हैं वो क्या क्या होते हैं। तो इसमें से जो पहला कारण है वो तो है जेनेटिकल, यानी यदि व्यक्ति के माँ बाप में ऐसी दिक्कत रही हो या उसके किसी अन्य पूर्वज में ऐसी समस्या रही हो तो उस व्यक्ति में आने के भी चांसेस कुछ हद तक, कुछ परसेंट तक होते हैं। दूसरा ये है कि इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, यानी उस व्यक्ति के जीवन का कुछ हिस्सा या उसके लड़कपन का कुछ हिस्सा ऐसे लोगों के साथ गुजरा है जो मतलब बहुत अधिक सोचते हैं, तो उस प्रकार की परवरिश में ढलने के कारण वह व्यक्ति भी बहुत अधिक सोचने वाला हो जाता है, और धीरे धीरे उसके अंदर ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो डेवलप हो जाती है। और जो तीसरा कारण है वो ये है न्यूरोकेमिकल चेंजेस। न्यूरोकेमिकल चेंजेस में क्या होता है, दरअसल हमें पता है कि हमारी बॉडी में या हमारे जो ब्रेन है उसमें कुछ न कुछ केमिकल्स हमेशा बनते रहते हैं, जिसमें से जैसे मान लीजिए एक डोपामाइन है, एक सेरोटोनिन है। ये दोनों हमें क्या करते हैं, हैप्पी की फीलिंग देते हैं, प्लेजरेबल होने की फीलिंग देते हैं। इसी वजह से आपका ये अनुभव रहा होगा कि जब आप एक्सरसाइज करके आते हैं, जिम करके आते हैं या दौड़ के आते हैं तो आपको एक खुशनुमा एहसास होता है। इस वजह से होता है क्योंकि हमारे ब्रेन में जो डोपामाइन का लेवल होता है वो एक लेवल से अधिक बढ़ चुका होता है, और सेरोटोनिन का भी लेवल बढ़ चुका होता है। ये सेरोटोनिन और ये डोपामाइन ये हमको जो है ये खुशनुमा एहसास कराते हैं। और इस बीमारी में क्या होता है जीएडी के कि जो सेरोटोनिन का लेवल होता है वो एक नॉर्मल रेंज से घट करके नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को एक्सेसिव वरिंग होती है, वो बहुत अधिक सोचता है और फिर उसको एंजाइटी होती है। अब अगली बात जो है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो पहला तो होता है मेडिकेशन का, यानी वह व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसको दवाइयों का कुछ कोर्स चलाता है, साल 2 साल का होता है। व्यक्ति पहले घबराता है क्योंकि उसकी बीमारी यही है कि वो बहुत अधिक सोचता है, तो वो डॉक्टर के पास भी जाने से डरता है। तो इस वजह से जो उस व्यक्ति के घर परिवार वाले हैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और इस कंडीशन में क्या होता है कि डॉक्टर उसके साथ साल 2 साल का एक दवाओं का कोर्स चलाता है, और जिसकी वजह से वह व्यक्ति कुछ समय बाद जो सेरोटोनिन का लेवल उसके माइंड में गिर चुका है वो उठ करके एक नॉर्मल रेंज में आ जाता है, और उसको इस बीमारी के सिम्टम से कुछ हद तक रिलीफ मिलती है। दूसरा है काउंसलिंग करना। काउंसलिंग में दरअसल क्या होता है
कि जो डॉक्टर होता है वो बिना दवाइयों के उस व्यक्ति को ट्रीटमेंट देता है, सिर्फ उससे बातचीत करके उसकी सोच की दिशा को मोड़ देता है, जिसकी वजह से व्यक्ति के सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। और इस दरअसल इन प्रकार के डॉक्टर को हम साइकेट्रिस्ट कहते हैं, और जिस विभाग की जो जिम्मेदारी होती है इसको देखने की, उसको हम साइकेट्री कहते हैं, साइकेट्री। अब जो लास्ट बात मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, दरअसल इस वीडियो को बनाने का जो मेरा लक्ष्य है वो सिर्फ तब नहीं पूरा होगा जब आप इसको सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे, बल्कि यदि आप अपने आसपास अगल बगल या स्वयं को भी इस प्रकार के लक्षणों से ग्रसित पाते हैं तो आप ज़रूर तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें, और जो भी मेडिकेशन है या जो भी प्रॉपर गाइडेंस है उसको फॉलो करें। आई होप आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, तो आज के लिए बस इतना ही। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, जो मैं लेक्चर्स डालता हूँ तैयारी वगैरह करने के लिए, वो तो एज इट इज़ चलते रहेंगे, पर उनके साथ में जैसे कि मेरे चैनल का ही नाम एनसेफेलॉन्स है, तो ब्रेन से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं थोड़े दिन के गैप के बाद डालता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।